नमस्कार प्यारे भाइयों एवं बहनों, तिब्रस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बड़ी तेज़ी से अब हम संपूर्ण अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं, यानी सारी गतिविधियां अब लगभग शुरू हो चुकी हैं। हमारा ही डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विद्यालय और कोचिंग संस्थान ही बंद हैं, बाकी सारे चीज़ें लगभग खुल रही हैं। इसके साथ एक चीज़ और आपने देखी कि सरकार लगातार परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर बहुत गंभीर है और परीक्षाएं हो भी रही हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि बराबर मैं हर वीडियो में लगभग मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई मजबूती से करिए, गंभीरता से करिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास हम लोगों ने अनुच्छेद 21 ख़त्म किया था। आज अनुच्छेद 21A से हम लोग शुरू करेंगे। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A और ये सीधा जुड़ा हुआ है आपसे, यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जब हम लोग अनुच्छेद 21 पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कई सुप्रीम कोर्ट में केसेस आए जिसमें अलग अलग चीज़ों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा। यानी कि बहुत सारे अधिकारों को जो वहाँ पर वर्णित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित हैं। ठीक उसी तरीके से शिक्षा के अधिकार को भी उच्चतम न्यायालय ने ये स्वीकार किया कि ये आर्टिकल 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ही अंतर्निहित है। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का ये मानना था कि जो जीवन का अधिकार मिला है वो जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। और किसी भी व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण और सम्मानजनक तब बनता है जब वो शिक्षित हो। जो लोग संपन्न हैं, जिनके पास सुविधाएं हैं, वो तो उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं अपने संसाधनों से। लेकिन जो अक्षम लोग हैं, गरीब लोग हैं, समाज में बिल्कुल हाशिए पर हैं, उनके लिए शिक्षा बहुत महंगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये राज्य का दायित्व है कि वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। और बाद में जब 86वें संविधान संशोधन द्वारा, इसके पहले मैं इसको शिक्षा के अधिकार को लिख दूं जिसमें क्या व्यवस्था की गई, ये कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएगा। ठीक है, तो यहां कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का दायित्व राज्य का होगा और राज्य इनको निःशुल्क शिक्षा देगा, मुफ्त में शिक्षा देगा। ये राज्य का दायित्व है। और ये शिक्षा का अधिकार जो 21A में डाला गया, इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा। और संशोधन करके क्या किया गया, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा इसे
जोड़ा गया। ठीक है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया, जिसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है ना। और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। ठीक है। तो इसमें जो कई चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी प्रश्न बनती हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है, सबसे पहला तो यही हो गया कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21A में है। क्या व्यवस्था है? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा ये 21 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और ये अधिनियमित किया गया कानून के रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा। और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 अप्रैल 2010 की तारीख नियत की गई। अब दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे कि अब 2002 में संशोधन होता है और 2010 में इसको लागू करने की बात की जाती है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, निःशुल्क शिक्षा के लिए जो व्यवस्था करनी थी वो राज्यों को भी करनी थी और इसके लिए बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। यानी विद्यालयों को बनाना था, विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। वो तुरंत नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए समय की आवश्यकता थी। तो इसलिए ये टाइम दिया गया। ठीक है ना। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको संशोधित किया गया और 2009 में ये अधिनियम बना और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। ठीक। तो ये शिक्षा का अधिकार था। अब इसमें थोड़ा सा छोटा सा मैं एक आप लोगों के लिए बना दूं कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना, 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 3 जगह अमेंडमेंट किया गया। ठीक है ना। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 3 जगह, यानी भाग 3 और अनुच्छेद अनुच्छेद 21A, ये हो गया, अभी अभी आपने पढ़ा। इसके अलावा भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45। ठीक। उसके बाद भाग 4 क मौलिक कर्तव्य, इसमें अनुच्छेद 51A। ठीक है ना। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन था वो बेसिकली किससे रिलेटेड था? शिक्षा से रिलेटेड था। और 3 जगहों पर संशोधन किए गए। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार बनाया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें राज्यों को ये कहा गया कि इसके नीचे के जो बच्चे बच जाएंगे, यानी 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, उनके लिए कहा गया कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 51A भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है, जिसमें एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें ये व्यवस्था दी गई कि प्रत्येक अभिभावक का ये दायित्व होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कार्य करेंगे। तो एक जगह ये फंडामेंटल राइट है, एक जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और एक जगह फंडामेंटल ड्यूटी है। एक जगह मौलिक अधिकार, एक जगह नीति निर्देशक तत्व और एक जगह ये मौलिक कर्तव्य। ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया। याद रखिएगा इसको। इसके बाद आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22
22 में क्या है ये भी जान लें हम लोग। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखो, राज्य कानून बनाता है कि किसी चीज़ को अगर अपराध घोषित करके उसके लिए दंडित करता है तो उसके लिए भी प्रावधान है कि ये जो दंड दिया जाएगा उसका ये भी एक प्रोसीजर है। एक तो ये कि न्यायालय को ही ये अधिकार है और न्यायालय भी सीमाओं में बंधा हुआ है संविधान के। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो डिफाइन किया गया कि गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना, गिरफ्तारी 2 प्रकार की। पहला साधारण गिरफ्तारी, और दूसरा निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी। अब ये क्या है, 2 तरह की गिरफ्तारियां क्या हैं। पहली गिरफ्तारी जो है उसके लिए जो प्रोविज़न है, उसके लिए जो प्रावधान है वो ये है, 3 तरह के प्रावधान। ठीक है ना, पहला गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी की कारणों से अवगत कराया जाएगा। ठीक, दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा। और तीसरा गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो साधारण गिरफ्तारी के संदर्भ में 3 बातें कही जा रही हैं। 3 तरह के अधिकार, एक चौथा भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला तो ये कि गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। कहीं कोई अपराध होता है तो पुलिस तहकीकात करती है, उस अपराध के संदेह के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, और जब वो गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को ये बताया जाता है कि उस पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, आईपीसी, सीआरपीसी क्या है, कौन कौन सी धाराएं उसके ऊपर अभियोजित की गई हैं, जिससे उसको ये पता रहे कि किस अपराध में वो
संदेह के आधार पर गिरफ्तार हुआ है और अपने सुरक्षा का उपाय वो कर सके। दूसरा है कि जब पुलिस गिरफ्तार करेगी तो चूँकि उसको ये अधिकार है कि वो अपनी रक्षा कर सके, वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, तो उसके लिए विधि व्यवसायी मतलब वकील, एडवोकेट, वो तय करे कि उसका वकील कौन होगा जो उसकी बचाव करेगा। तो ये हो गया। तीसरा है कि जो गिरफ्तार होता है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ये न्यायालय ही तय करती है कि उस व्यक्ति के साथ क्या करना है। जो गिरफ्तार किया है पुलिस ने उसको पुलिस कस्टडी में दे दिया जाए, पुलिस अभिरक्षा में दे दिया जाए, या जेल भेज दिया जाए, या न्यायिक अभिरक्षा में दिया जाए, या जमानत पे रिहा कर दिया जाए। ये सारे अधिकार न्यायालय के पास है। तो 24 घंटे की बात है, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि 24 घंटे की जो बात की जा रही है उसमें आने जाने के समय को, यानी जो गिरफ्तारी हुई है वहाँ से और न्यायालय में पेश जहाँ करना है वहाँ के आने जाने के समय को काउंट नहीं किया जाएगा। तो लंबी दूरी के लिए होता है, मान लीजिए अपराध कहीं हो रहा है और 400 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है, तो वो काउंट नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये 3 चीज़ें, और मजिस्ट्रेट भी 24 घंटे से ज़्यादा उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखेगा अगर उसके अपराध की प्रकृति गंभीर नहीं है और कानून में इस तरह की व्यवस्था दी गई है कि उसको रोका नहीं जा सकता, तो वो जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। तो ये चारों चीज़ें हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा, और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जज के सामने पेश किया जाएगा। तो ये साधारण गिरफ्तारी है जो सामान्य अपराधों के लिए होती है। दूसरी निवारक निरोध के अंतर्गत जो गिरफ्तारी होती है उसके अंदर भी 3 तरह के अधिकार मिलते हैं कि जो निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ है उसको 3 माह से अधिक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। 3 माह से अधिक अभिरक्षा में बिना पैनल, एक मजिस्ट्रियल पैनल बनता है जो बताता है कि इसको और रखा जा सकता है कि नहीं, तो बिना उसके परामर्श के नहीं रखा जाता। परामर्श के निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। ठीक। दूसरा, घबराइएगा नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि उसको यह जानने का अधिकार है कि उसे किस अपराध की संदेह में गिरफ्तार किया गया है। निवारक निरोध क्या है? देखो, डेमोक्रेटिक स्टेट में यानी लोकतांत्रिक देशों में निवारक निरोध अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये जनता के अधिकारों को दमित करने वाला होता है, एक तरीके से उसका अतिक्रमण करता है, उसके फंडामेंटल राइट का भी। तो इसलिए ये माना नहीं जाता है कि इसको होना चाहिए। लेकिन संविधान में, भारत का एक इकलौता संविधान है डेमोक्रेटिक स्टेट में जहाँ पर ये निवारक निरोध का प्रोविजन रखा गया है। ये गिरफ्तारी जो होती है, साधारण गिरफ्तारी, ये अपराध घटित होने के बाद होती है, जबकि निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी जो होती है वो अपराध घटित होने के संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती है। यानी अपराध हुआ नहीं लेकिन आप अपराध कर सकते हो, इसलिए गिरफ्तारी हो जाती है। ये दरअसल बनाया गया बड़े अपराधों के संदर्भ में, है ना, जैसे आतंकवाद, समाज के विरुद्ध अपराध, राष्ट्र के विरुद्ध अपराध,
ठीक है ना, बड़े संगठित गिरोहों या आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए अपराध, तो उसको रखा गया इसके अंतर्गत, है ना। और बहुत सारे कानून भी बनाए गए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था, ठीक है ना। इसी तरीके से पोटा बना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है ना, काफ़ी पोसा बना। इस तरीके से तमाम राज्यों ने भी कुछ कानून बनाए, जैसे महाराष्ट्र ने मकोका बनाया, यूपी ने यूपी कोका बनाया। तो इस तरीके से ये निवारक निरोध है जिसमें सरकार के पास ज़्यादा ताकत आ जाती है कि वो गिरफ्तारी कर सकती है, ठीक है ना। तो मानवीय प्रवृत्ति को देखते हुए चूँकि मानव और इस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, तो इसलिए ये प्रोविज़न रखा गया है कि जिससे सरकार के पास कानूनी रूप से सक्षमता हो जिससे वो बड़े अपराधियों से निपट सके। तो ये निवारक निरोध और साधारण गिरफ्तारी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, ठीक। चलिए तो आपने स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ लिया, यानी 19 से 22 तक जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार था, 19 के अंतर्गत आपने स्वतंत्रताएं पढ़ी थी 6 प्रकार की। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। इसके अलावा कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये सब पढ़ा था 19 के अंतर्गत। क ख ग घ हंग च छ। 19(2) से 19(6) तक रोक लगाई गई थी। उसके बाद आपने पढ़ा था 19 के बाद 20, क्या था 20? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना। उसके बाद आपने 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, 21 में शिक्षा का अधिकार और 22 में आपने कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। और अब आपका जो समानता और स्वतंत्रता के बाद तीसरा खंड है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, ठीक। अनुच्छेद 23 से हम शुरू करें। अनुच्छेद 23 क्या है? अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो ये क्या है और क्यों है? दरअसल जो हमारी पृष्ठभूमि थी स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के समय, उसके मद्देनज़र ये बहुत जरूरी था। हमारा जो सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा था उसमें शोषण की बड़ी असीम संभावनाएं थीं। बड़े बड़े जमींदार रजवाड़े देसी रियासतें थीं और वो अपने अधीन रहने वाले जो लोग थे, रियाया थी, जो प्रजा थी, उनका अत्यधिक शोषण होता था। बेगारी, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, ये तमाम जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सभ्य मानव समाज के लिए एक कलंकित प्रथाएं हैं, वो अब चूँकि हम स्वतंत्र थे और समानता ला रहे थे समाज में, सभी को एक समान अधिकार दे रहे थे, तो ये सारी चीज़ों को रोकना था। और आप जानते ही हो कि जब तक डंडा न बरसे तब तक लोग कानून का पालन नहीं करते। भारतीय उपमहाद्वीप की तो यही कहानी है। तो ये कानून बनाया गया कि अब कोई मानव किसी दूसरे मानव का शोषण नहीं कर सकता, जबरियां उससे काम नहीं ले सकता। बेगारी, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, इन सब का उन्मूलन होगा। बेगारी मतलब बिना पैसे दिए काम कराना, दास प्रथा मतलब गुलाम बना लेना, बंधुआ मजदूरी बंधक बना के जबरियां काम कराना, है ना।
तो इस तरह की जो भी मानवीय शोषणकारी व्यवस्थाएं थीं उनका अंत इस अनुच्छेद के द्वारा किया गया और कानून भी बनाया गया। इस संदर्भ में तमाम कानून बनाए गए जिसके द्वारा ये कहा गया कि अब अगर कोई इनका पालन करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, है ना, जिससे कि कोई किसी को जो है वो प्रताड़ित न कर सके। ठीक है, तो सिंपल है, मानव दुर्व्यापार, कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता मानव की, ठीक है ना, कि किसी इंसान को बेचा जाए, खरीदा जाए, तो इस तरह का भी नहीं हो सकता। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया। ठीक, चलिए आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब इसमें जो शुरुआती दौर में प्रोविज़न किया गया उसमें ये व्यवस्था की गई कि जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनको किसी खतरनाक उद्योग में नियोजित न किया जाए, किसी ऐसे काम में न लगाया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य और शरीर पे दुष्प्रभाव पड़े। तो अब ये भी था कि भाई चूँकि बहुत गरीबी थी और इस गरीबी में जो गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, अगर उनके बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं, थोड़ा बहुत करके कम से कम भोजन मिलता रहे, तो इसलिए खतरनाक उद्योगों से में काम करने से रोका गया। जैसे सीमेंट उद्योग है, कालीन उद्योग है, कांच उद्योग है, बारूद उद्योग है ना। तो ये जो मानवीय स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, कोयले की खानों आदि में, इन सब जगह से रोका गया उनको। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और फिर 2016 का जो मैं लास्ट बता रहा हूँ, 2016 में जो प्रोविज़न किया गया है उसमें 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया, 6 से 14 और 14 से 18। तो 6 से 14 में अब किसी तरीके का कोई काम नहीं ले सकते आप, मतलब डोमेस्टिक घरों में, मतलब नौकर के रूप में भी आप नहीं उसको रख सकते, काम नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा का अधिकार दिया गया और कहा गया 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा होगी। और एक तरीके से बच्चे का लालन पालन भी हो रहा है, वहाँ पर विद्यालय में मिड डे मील दिया जा रहा है, भोजन, मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। इसके अलावा उनको निःशुल्क किताबें दी जा रही हैं, बस्ते दिए जा रहे हैं, कपड़े दिए जा रहे हैं ड्रेस के नाम पर, जूते दिए जा रहे हैं, वजीफा दिया जा रहा है। हर तरीके से उनका पालन पोषण राज्य अपने ऊपर ले लिया है। तो अब अगर उनका पालन पोषण राज्य कर रहा है तो अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि उसके पास भोजन नहीं है, हम पढ़ाएंगे नहीं, है ना। उसको पढ़ाइए, सब पढ़ें और सब बढ़ें, सबको विकास का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। और जो 14 से 18 हैं उनके लिए ये प्रोविज़न कर दिया गया कि वो खतरनाक उद्योग में नहीं जाएंगे, बाकी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल 24 है 2016 द्वारा जो संशोधित किया गया, बालकों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाया गया है, उसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया। तो यानी 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को अब आप 0 से 14 वर्ष तक के किसी बच्चे को आप किसी काम में नहीं लगा सकते। 14 से 18 के बीच में आप काम में लगा तो सकते हैं, लेकिन खतरनाक काम में नहीं लगा सके। तो कुछ चूँकि ऐसे उद्योग होते हैं जिससे मानव शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो मुलायम कोमल बच्चे होते हैं, तो वो और ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएंगे जल्दी, तो इसलिए उनको रोका गया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया कि 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो क्या है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, और 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो अब आज हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है उसको अब इस क्लास में तो नहीं कर सकते। अगली क्लास में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे 25 से 28 के बीच। और इस बीच आपकी क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर चल रही हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जो भी आप
क्लासेस कर रहे हो उसका नोट्स बनाते चलो, रिवीजन करते चलो, पेपर सॉल्व करते चलो। पूर्व वर्ष के पेपरों को भी आप सॉल्व कीजिए और मॉडल पेपर भी सॉल्व कीजिए, है ना। देखिए परीक्षा का स्तर जो है वो उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है, इसलिए आप अगर बहुत अवेयर नहीं रहे, एक्टिव नहीं रहे, तो मसला हो सकता है गड़बड़। इसलिए एकदम तत्परता से लगे रहिए, तभी बात बनेगी, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को गंभीरता से सिर्फ चिंतन ही नहीं करते होंगे, बल्कि उस पर एक्ट भी करते होंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करते होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।